हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डे बाय डे बेसिस पे हम करंट अफेयर्स कवर करने का काम करते हैं अपना, जिसमें हम लोग द हिंदू, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और भी जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको कवर करने का काम किया जाता है। ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, जुडिशरी और बाकी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए। यूपीएससी के ऊपर प्राइमरी फोकस हमारा रहता है, इस वजह से हम लोग मेंस के हिसाब से भी चीजों को डिस्कस करते हैं। जो आपके एडिटोरियल्स कभी कोई इंपॉर्टेंट अगर होता है या कोई और न्यूज आइटम है जिसकी मेंस के सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंस है, तो उसको यहाँ पे कवर करने का काम किया जाता है। बाकी जो आपके वन एग्जाम्स होते हैं उनके जो वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम लोग लास्ट में कवर करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करते हैं जिसका जवाब आपको नेक्स्ट डे दिया जाता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों 22 ऑफ द जून का वीडियो 2024। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सारे एमसीक्यूज, उनके आंसर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आपको अवेल करनी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस लॉजिकल को, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक बता दीजिएगा कि पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, जो भी आपका फीडबैक हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका सिसेलियंस के बारे में था। दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, पहला कि ये लिम्बलेस रेप्टाइल्स होते हैं, दूसरा ये अपनी ज्यादातर लाइफ वाटर के अंदर बिताते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये रेप्टाइल्स नहीं, ये लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं। इसके अलावा ये वाटर के अंदर नहीं, जमीन के अंदर अपनी ज्यादातर लाइफ बिताते हैं। तो इसका आंसर नीदर वन नीदर टू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था कि इनमें से कौन से प्रोटेक्टेड एरिया असम में है। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क आपका यहाँ पे पड़ता है। बाकी सब आपका होमवर्क है, आपको पता करना है कि बाकी के जो चार प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हुए हैं वो कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा दूरी पे नहीं है ये सब, आपको आसपास ही मिल जाएंगे, ये आपके लिए एक हिंट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रोटेम स्पीकर के बारे में था। तीन स्टेटमेंट थे, आपको बताना था कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कितने स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से नहीं, कितने स्टेटमेंट। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव जो नए चुने हुए एमपीज होते हैं वो करते हैं, तो ये बात गलत थी। इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एक तरीके से। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए, यानी कि नई नवेली सरकार की मेजोरिटी प्रूफ कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर के ऊपर होती है। ये बात एकदम सही है। और संविधान के अनुसार जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है नई चुनी हुई पार्लियामेंट का, वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। तो ये कन्वेंशन है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि सीनियर मोस्ट ही बनेगा। जो कुछ एक सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं उनमें से किसी भी एक को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये कन्वेंशन चला आ रहा है। तो यहाँ पे खाली एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली डेविड जॉनसन की डेथ हो गई है। ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? कल हम लोगों ने इनके बारे में देखा था। तो दोस्तों ये लोग क्रिकेट से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि इनमें से कौन सा दिन, कौन सा इंपॉर्टेंट डे या फेस्टिवल हर साल 21 जून को नहीं मनाया जाता है। अब आपको लगेगा सर कल तो हमने चारों पढ़ाए थे कि 21 जून के हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था और चारों 21 जून को मनाए गए हैं इस साल। लेकिन इनमें से एक दिन यानी कि पोसॉन फेस्टिवल ऐसा है जो हर साल 21 जून को नहीं पड़ता है। वो जो आपका सिन्हेलिस कैलेंडर का 7th मंथ होता है, उसकी जो फुल मून डे होता है उस दिन जो मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार 21 जून को बाय चांस पड़ा है, हमेशा नहीं पड़ता है। बाकी तीनों दिन आपके हर साल 21 जून को ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे वैल्यूएबल कंपनी समय वर्ल्ड में कौन है। तो एनवीडिया सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स जो इसके लोगों ने खरीद रखे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आज के वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, कोई इंपॉर्टेंट डे, उसकी थीम क्या है, या कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो उस लिहाज से देखा जाए अगर दोस्तों, तो आज का दिन दो चीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है। दूसरा, आज एक बहुत ही महान पुरुष का जन्मदिन है जो कि हम जिनको हम कबीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे, कबीर जयंती और आपका वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 22 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार इसकी क्या है? एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आर रेन फॉरेस्ट, ठीक है। एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आर रेन फॉरेस्ट। अब ये रेन फॉरेस्ट होते क्या है? बेसिकली आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में कई तरीके के पेड़ पौधे, कई तरीके के जंगल, कई तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है, जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जहां पे सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर रहता है, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, वहां पे आपके होते हैं रेन फॉरेस्ट। अब ये सारी कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होती हैं? मोस्टली आपके इक्वेटर के पास। इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 10 डिग्री नीचे साउथ में वो जो एरिया होता है, वो मेजरली आपका रेन फॉरेस्ट के द्वारा बनाया हुआ होता है। वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं लश ग्रीन एकदम, वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे उसमें होते हैं, वैरायटी ऑफ जीव जंतु वहां पे मिलते हैं।
उनको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। जनरली हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है। 25 से 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, ना यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और रेनफॉल अबंडेंट होती है, 2000 मिलीमीटर कह लो, 200 सेंटीमीटर कह लो, 80 इंच कह लो, एक ही बात है। ठीक है। अब लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर के आसपास ही पाए जाए। इक्वेटर के ऊपर भी 10 डिग्री के ऊपर भी पाए जाते हैं कई कई जगहों पे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट आपके इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर या नीचे वाले एरिया में पड़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्स एक तरीके से पेड़ पौधे वगैरह हैं, जीव जंतु, मैंने आपको बताया ही, प्लांट्स में इंसेक्ट्स हो चाहे जो भी कुछ हो। ठीक है। वैरायटी ऑफ फ्लोरा, वैरायटी ऑफ फौना यहाँ पे है। आपके एपिफाइट्स हैं जो कि आपके दूसरे पेड़ों के ऊपर जो डाले चढ़ जाती हैं उनको हम एपिफाइट्स बोलते हैं बेसिकली, या फिर लियानास जिनको हम क्लाइंबिंग वाइन्स बोलते हैं। ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस भाई कुछ होगी तभी तो हम एक अलग से दिन मना रहे हैं ना, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। और किसी जंगल के लिए तो हम कोई दिन नहीं मना रहे हैं अलग से, बट रेन फॉरेस्ट के लिए हम एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक तरीके से लंग्स हैं अर्थ का। ये क्या करते हैं, जो भी कार्बन एमिशन हम लोग करते हैं रेन फॉरेस्ट उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन सिंक है एक बहुत बड़ा। ठीक है। तो अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए, अर्थ अर्थ की कार्बन साइकिल को मेंटेन करने के लिए दोस्तों इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा योगदान है। कार्बन सिंक जो हम एसी चला करके, अपने व्हीकल्स चला करके, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनको चला करके, क्रूड ऑयल चला करके, कन्वेंशनल सोर्सेस से एनर्जी बना करके हम जो भी कार्बन एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं उसमें से काफी ज्यादा जो है ये रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ये रेन फॉरेस्ट ना होते तो आज की डेट में जो टेम्परेचर है वो जो हमारे नदर्न इंडिया में 45-48 डिग्री के आसपास है, शायद वो 50-55 अब तक पहुंच चुका होता। हो सकता है ज्यादा ही पहुंच गया होता। ठीक है। अब भाई इनको इनको लिए हम एक दिन मना रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनको थ्रेट भी होगा, जाहिर सी बात है। भाई बिल्कुल इनको डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जमीन कम पड़ती जा रही है। भाई आबादी बढ़ रही है, आबादी क्या पेड़ खा के तो जिएगी नहीं, आबादी को चाहिए अनाज, आबादी को चाहिए क्रॉप्स, है ना। अब वो कैसे आएंगे? एग्रीकल्चर करके आएंगे। लैंड अर्थ का साइज तो बढ़ नहीं रहा है। या फिर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि मार्स पे जाके एग्रीकल्चर कर लें या मून पे जाके कर लें। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेन फॉरेस्ट है, ना तो आप समुद्र को हटा सकते हो, ना आप डेजर्ट को हटा सकते हो। तो आपके पास आसान रास्ता क्या बचा कि जो फॉरेस्ट है उनको हटा करके वहां पे एग्रीकल्चर लैंड पे आप जो है खेती करिए अपना आराम से। ये सारी चीजें, माइनिंग कहीं पे कोई अगर मिनरल्स मिल गए तो उनकी माइनिंग के लिए फॉरेस्ट को हम साफ कर देते हैं। बाकी लोग अपने रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कहीं रिजॉर्ट बना रहे हैं, कहीं होटल्स बना रहे हैं, कहीं कोई बिजनेस चल रहा है, कहीं जंगल के बीच से रोड निकल रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज, आपकी दुनिया की कुछ पुरानतम ट्राइब्स जो हैं वो आपकी यहाँ पे रहती है। कहाँ पे? रेन फॉरेस्ट के अंडर में रहती हैं। कुछ बहुत ही बेसिक मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पे जिनसे बहुत सारी बीमारियां क्योर होती हैं। तो इस वजह से हमको रेन फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत है। इसी वजह से दोस्तों हम क्या करते हैं, 22 जून को रेन फॉरेस्ट डे मनाते हैं। ठीक है। अगला दिन हमारा कौन सा है? अगला दिन जो हम आज ही के दिन मनाते हैं वो है आपकी कबीर जयंती। अच्छा, ये भी हर साल जो है आज के दिन नहीं पड़ता है। ये भी इनका एक तिथि होती है हिंदू कैलेंडर की, वो तिथि आज पड़ रही है, फुल मून डे बेसिकली। तो इस वजह से आज यहाँ कबीर जयंती है। ठीक है। अब ये संत कबीरदास कौन है भाई? ये एक बहुत ही बड़े एक तरीके से भक्ति संत थे, भक्ति सेंट थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी दोस्तों कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपके देश के प्राइम मिनिस्टर की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। ठीक है। ही वॉज अ 15th सेंचुरी मिस्टिक पोएट, सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर एंड प्रोपोनेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। अब ये भक्ति मूवमेंट क्या है, इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने हिस्ट्री में इसके बारे में या आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। बट नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि एक हमारे यहाँ पे जो वैदिक सिस्टम चल रहा था, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी चल रही थी, उसमें क्या था, भगवान को अचीव करने का तरीका था जो कर्म कांड होते हैं, बहुत टिपिकल पूजा पाठ, एकदम सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए तब आप भगवान को अचीव कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना हुआ कि अगर आप भगवान को सरेंडर कर दो, उनकी सिर्फ भक्ति करो, भजन गाओ, एकदम मगन रहो, मेडिटेशन करो, तो उससे भी आप भगवान को अचीव कर लोगे। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो एक टिपिकल हिंदू सोसाइटी चल रही थी या फिर ब्राह्मणिकल सोसाइटी चल रही थी उससे अलग हटके हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात करी। ब्रीफ में यही बात है कुल मिलाकर के। तो इसको हम बोलते हैं भक्ति मूवमेंट। इसमें आपके बहुत लोग हुए हैं, जैसे आपके इसमें मीराबाई भी हुई हैं, गुरु नानक को भी कई लोग मानते हैं, बहुत सारे तुक्का राम है साउथ में, आपके महाराष्ट्र वगैरह में। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं इससे जुड़े हुए। इसके बारे में कभी हम लोग अलग से एक लेक्चर लेंगे जहाँ पे पूरी भक्ति मूवमेंट और इस्लाम में सेम सूफी मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो भैया अभी भी इनकी लेगेसी चल रही है। कुछ लोग अपने आप को कबीर के पंथ को बिलोंग करता हुआ मानते हैं, उनका फॉलोअर मानते हैं। ठीक है। चलिए, टीचर, हिज अर्ली लाइफ वॉज इन अ मुस्लिम फैमिली बट ही वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर द हिंदू भक्ति लीडर रामानंदा।
तो भक्ति सेन एक बहुत बड़े हुए रामानंदन साहब, इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये, ठीक है। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो बातें हैं, उनका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर रहा है? कबीर ग्रंथावली, आपको पता ही है, कबीर के दोहे बहुत मशहूर हैं, ठीक है। तो अनुराग सागर, बीजक, सखी ग्रंथ, ये सब चीजें जो हैं, इनके एक तरीके से लिटरेचर में आता है, काउंट किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी बातें हमको वेरियस वर्सेस में देखने को मिलती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। द मेजर पार्ट ऑफ हिज वर्क वॉज कलेक्टेड बाय द फिफ्थ सिख गुरु अर्जन देव, ठीक है। अर्जन देव जो कि पांचवें गुरु थे सिखों के, उन्होंने इनके काफी काम की प्रशंसा करते थे और इनके काफी काम को एक तरीके से कलेक्ट करके गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड करवाया गया था, ठीक है। बाकी इनके 2 लाइन के जो दोहे होते हैं, कबीर के दोहे हर कोई जानता है, हिंदी भाषा से ये अपनी बातों को कम्युनिकेट करते थे। तो कबीर के बारे में ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगली जो आज आपकी मेन न्यूज है, आपको पता है कि इस समय इंडिया में एक नई प्रथा तो नहीं कहा जाएगा, बट पुरानी प्रथाएं फिर से रिवाइज हो रहे हैं। पेपर लीक का एक बहुत नया सिलसिला चल पड़ा है। अब ये कहना मुश्किल है कि अभी तक कुछ सालों से पेपर लीक हो नहीं रहे थे, या अंदर खाने हो रहे थे, वो चीजें बाहर नहीं आती थी, या बाहर आने लग गई हैं। तो अब ये कहना मुश्किल है, बट हाँ, फिलहाल अगर आप देखो तो पिछले 4, 5, 6 महीने से पेपर लीक इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है, ठीक है। हर स्टेट में अब तो मतलब एनटीए के पेपर भी लीक होने लग गए हैं। बात अब यहाँ तक पहुंच गई, नीट का आप ले लीजिए, यूजीसी नेट का ले लीजिए। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए जो फरवरी में केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, कौन सा कानून था? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, उसको लागू कर दिया गया है, 21 जून को नोटिफाई कर दिया गया है। अब मेन बात आप ध्यान रखिए कि जब 21 जून को इसको नोटिफाई किया गया है, तो अब 21 जून के बाद जो भी पेपर लीक होंगे या पेपर को लेके कोई धांधली होगी, तो उसके ऊपर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, है ना। अभी तक जो हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि बैक डेट से जाके अप्लाई नहीं होता है, वो हमेशा प्रेजेंट डे से और फ्यूचर डेट्स को अप्लाई होता है। बात समझ में आ गई? तो 21 जून को अगर वो एक्ट एनफोर्स हुआ है, तो 21 जून से लेकर के आगे तक जो भी कर्म कांड होंगे पेपर लीक को लेके, वहां पे ये केस आपका, ये एक्ट आपका अप्लाई होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत एक तरीके से स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट बनाई गई है। क्या? 5 साल तक की सजा, कई की जगहों पे 10 साल तक की सजा दे दी गई है। उसके बाद आपका 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। कितने का फाइन? 1 करोड़ तक का फाइन बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच के देखिए कि मतलब 1 करोड़ का फाइन पेपर लीक पे अगर कोई लगा रहा है, तो मतलब कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है। लेकिन देखिए, बात वही होती है, कानून स्ट्रिक्ट हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है, वो अप्लाई कैसे हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी सारे एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मेंस की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपको ये जीएस 2 वाले पोर्शन में देखने को मिल सकती है, गवर्नेंस वाले पोर्शन में, ठीक है। वहां पे ये देखने को मिल सकती है, तो आपको उस हिसाब से तैयार करके जाना है अपना। और आपके एथिक्स वाले पेपर में भी कहीं ना कहीं इसका आप यूज कर सकते हो, ऐसे राइटिंग में भी इसका यूज कर सकते हो। तो इन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको इस एक्ट के परव्यू से बाहर रखा जाएगा। इनफैक्ट जो डिफॉल्टिंग बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने कुछ ना कुछ पैसा देकर के पेपर वगैरह खरीदा है, उनके ऊपर भी इस एक्ट के अंडर में कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि जो अथॉरिटीज हैं, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही हैं, वो चाहे तो उसके ऊपर आपका एक्शन ले सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने अगर पेपर खरीदा, उसने लीक नहीं करवाया, बट किसी और ने लीक कराया, उस बच्चे ने खरीद लिया पेपर, तो इस एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि मान लीजिए अगर एनटीए एग्जाम करा रहा है, तो एनटीए हो सकता है उसको आने वाले सारे एग्जाम से डिबार कर दे, उसको अलाउ ही ना करे आने वाले समय में एग्जाम में बैठने के लिए। ये सब हो सकता है, बट उसको आप एक तरीके से इस एक्ट के तहत पनिश नहीं कर सकते हो, डिफॉल्टिंग बच्चे को। सेक्शन 3 जो है यहाँ पे 15 एक्शंस बताता है, जो कि एक तरीके से इस एक्ट के दायरे में आएंगे, और एक तरीके से इसके ऊपर जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी इसके तहत। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट्स, टेम्परिंग विद आंसर शीट्स, ओएमआर शीट्स, अनऑथराइज्ड पर्सन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस ड्यूरिंग एग्जाम। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है कुछ ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह यूज करके कहीं और से आंसर बताते रहते हैं, है ना। कैंडिडेट्स की मदद करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करना वगैरह वगैरह। आपको पता ही है कि कैसे जो है आपका पेपर लीक या फिर पेपर में धांधलियां होती है, तो उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 19 सेक्शन है इस एक्ट में, ठीक है। अगर आप जुडिशरी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सेक्शन क्या है, नंबर पता होना चाहिए कि कितने सेक्शन है। 19 सेक्शन है, 6 चैप्टर में डिवाइडेड है, और हर तरीके के अनफेयर पब्लिक मीन्स को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, ये देखिए, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए किसको क्या पनिशमेंट दी गई है। अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का फाइन दिया जाएगा। जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो आपका मान लीजिए कोई सेंटर है जो एग्जाम करवा रहा है, और वो पाया गया है किसी तरीके से पेपर लीक में,
तो उसको 4 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। आगे वो कोई भी एग्जाम अपने सेंटर पे नहीं करवा पाएगा। उसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा उसके ऊपर, और जुर्माने के अलावा और क्या लगेगा, जो एग्जाम कंडक्ट कराने में जो कॉस्ट आया है उसका एक प्रोपोर्शनेट पोर्शन भी इससे चार्ज किया जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप समझिए, अगर पेपर लीक हो रहा है तो सिर्फ बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा है, वो एजेंसी जो एग्जाम करवा रही है उसने बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया है, वो भी उसका वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसको अगली बार बच्चों से फीस नहीं लेनी है एग्जामिनेशन की, उसको अपने पैसे से एग्जाम करवाना है। ठीक है। उसके अलावा जो उस सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन के सीनियर पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, उनको 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना उनके ऊपर भी लग सकता है। ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है, मतलब वो सारे पेपर ही लीक करवा रहा है, उसका काम ही, उसका पेशा ही यही ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक करवाना, तो 5 से 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। ठीक है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में है, तो उस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा, और उससे एग्जाम का खर्चा भी निकलवाया जाएगा। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है। ये सारी इसकी बातें बेसिकली। कौन कौन से एक्ट इसमें पनिशेबल है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। क्या क्या पनिशमेंट है ये बता दिया है। अब कुछ दोस्तों चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि जो एग्जाम कैंसिल हो रहा है उसके बारे में कोई बात लिखी नहीं गई है। अगर कुछ ऐसा लिख देते कि अगर कोई पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो रहा है, तो अगले 6 महीनों में वो एग्जाम दोबारा से करवाया जाएगा, ये जरूरी है ना? ये जरूरी है अगले 6 महीने में उस एग्जाम को करवाना, तो शायद और ज्यादा बेहतर हो जाता है ये एक्ट, बट ऐसा नहीं किया गया है। उसके अलावा जो इन्विजिलेटर और ऑफिशियल्स होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कई बार क्या होता है या फिर मोस्टली क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होती हैं, जिसका फायदा उठा करके कई बार पेपर लीक करवा दिया जाता है ना? भाई उनको नहीं पता है कि सील पैक कब खोलना है, जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पे रखी जाती है आपकी कॉपीज, उनको कैसे मैनेज करना है, तो कई बार उन सब चीजों का फायदा उठा करके जो है आपका पेपर लीक या पेपर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जो लोग एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जिम्मेदार इन्विजिलेटर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको एक तरीके से एफिशिएंट बनाना, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिम्मेदारी दी गई है इन्वेस्टिगेशन की किसी भी तरीके की लीक में डीएसपी लेवल के ऑफिसर को या फिर एसीपी लेवल के ऑफिसर को। अब आप सोच के देखिए कि जो आपके एरिया का डीएसपी है, एसीपी है, उसके पास कितने ज्यादा वर्क प्रेशर वैसे ही है, कितने ज्यादा केसेस वैसे ही हैं, उसी में इतना सेंसिटिव केस उसके ऊपर अगर दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वर्क एफिशिएंसी पे भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो हम क्या कुछ ऐसा स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल नहीं बना सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट करे इस मामले में, जो पर्टिकुलरली पेपर लीक से जुड़ा हुआ हो, एक ऐसी एजेंसी हो जो ये इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार हो कि सारे पेपर अच्छे से होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उनकी जांच पड़ताल जो है वही एजेंसी करेगी। ऐसा हम कुछ कर सकते थे इस एक्ट के माध्यम से, बट नहीं किया। हो सकता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे हो, कुछ लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स रहे हो, वो अलग की बात है, बट हाँ फिलहाल ये चैलेंज आपके सामने जो आपको मेंस के हिसाब से ध्यान रखना है। फिर जो लीक करवा रहे हैं, जो धांधली करवा करवा रहे हैं, वो तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो एआई का यूज कर रहे हैं, बट रोकने वालों ने कोई भी मतलब इसका यूज ही नहीं किया है। आप पेपर सेट करने के लिए आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। जो आप पेपर बंडल बना करके सेंटर पे पहुंचाते हो एक दिन पहले, उसको आप कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेम डे पहुंचा करके सेम डे एग्जाम के 1 घंटे पहले प्रिंटिंग करवा सकते हो उसकी। ये सब तमाम तरीके की चीजें हो सकती है टेक्नोलॉजी का यूज करके, बट यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। तो ये सारे आपके चैलेंजेस हैं। ठीक है। और इसी को सुधारना आपका एक आगे का रास्ता है, इसी यही आपका वे फॉरवर्ड है। ठीक है। भाई आप जो है 6 महीने में एग्जाम का प्रावधान डालिए, आप जो है ट्रेनिंग दीजिए, आप किसी अलग एजेंसी को जांच सौंपिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, यही आपका वे फॉरवर्ड है इसका। तो यहाँ पे दोस्तों ये न्यूज आपकी कंप्लीट होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। समझ में नहीं आई तो आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हो। जस्ट अ सेकंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है, या फिर अगली जो न्यूज है आपके सामने, वो जुड़ी हुई है बांग्लादेश की, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना महोदया, वो इंडिया की ऑफिशियल विजिट पे आई हैं। अभी वो आई थी कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था, और उसके तुरंत बाद ही वो ऑफिशियल स्टेट विजिट पे आ गई। तब वो एज अ गेस्ट आई थी शपथ ग्रहण अटेंड करने के लिए, अब वो आई हैं एज अ स्टेट विजिट पे। ठीक है। अब उनके आने के मायने क्या है, क्या उसमें डिसाइड होगा क्या नहीं होगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल हमें जानना क्या है, फिलहाल हमें जानना है स्टैटिक के हिसाब से कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा यूपीएससी के और बहुत सारे स्टेट पीसेस, जैसे कि यूपीएससी यूपी पीसेस का जो स्टेट एग्जाम होता है, उसके मेंस का सिलेबस सिमिलरली यूपीएससी के मेंस के सिलेबस जैसा है। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों ही एग्जाम्स में और बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्स में जहाँ पे आपका आईआर आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, उसके जीएस पेपर 2 में, है ना, वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बायलेटरल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है। इंडिया के उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे हैं, इसके ऊपर आपको सवाल देखने को कई बार मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बांग्लादेश से हमारे टाइज कोई आज के तो है नहीं, है ना? 1971 में बांग्लादेश जो बना है तो वो हमारे ही मेहनत की वजह से,
हमारे ही जवानों की बहादुरी की मदद से, हमारे ही नेताओं की दूरदर्शिता की मदद से बना था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने वो एनविजन किया, हमारी इंडियन आर्मी ने उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट किया, तभी आपका बांग्लादेश बना है। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश ओज इट्स इंडिपेंडेंस टू इंडिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ ही समय बाद मिड 70s आते आते इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हो गए, खराब होना शुरू हो गए। क्यों शुरू हो गए भाई? एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनने लग गया। बहुत सारे बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट थे, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी को लेकर के डिस्प्यूट थे, शेयरिंग ऑफ वाटर को लेकर के डिस्प्यूट थे। 54 रिवर ऐसी हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉमन है, लगभग 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 54। लेकिन उन सभी के ऊपर अभी भी वाटर शेयरिंग के लिए हमने कोई ट्रीटी नहीं साइन कर रखी है, सिर्फ 2 पे ट्रीटी साइन, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है, 1996 तक ये मामला ऐसे खिंचता है। फिर जैसे ही आपकी शेख हसीना पावर में आती हैं, वहां से एक नया चैप्टर शुरू होता है इंडो बांग्ला रिलेशंस का, और चीजें सुधरने लगती हैं। गंगा वाटर ट्रीटी साइन होती है कि गंगा का जो पानी, आपको पता है कि गंगा आपके कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश के माध्यम से बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो बांग्लादेश को कितना पानी मिलेगा गंगा का, इंडिया कितना पानी अप्रोप्रिएट करेगा गंगा का, ये सारी चीजें इस ट्रीटी में डिसाइड हुई। ठीक है, सिंस देन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बिल्ट कॉपरेशन इन ट्रेड, एनर्जी वगैरह वगैरह, हर एक फील्ड में हमने बहुत अव्वल दर्जे का कॉपरेशन किया है। उसी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहली बात है आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन। अगर हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि आपका जो इंडिया है वो साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका? बांग्लादेश का। ठीक है, और अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $2 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश इंडिया को। अब $2 बिलियन आप समझ रहे हैं, इतना पैसा इंडिया हर साल बांग्लादेश को दे रहा है उसका सामान खरीदने के बदले। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करता है इंडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिहाज से। उसके बाद क्या हुआ है, अभी अभी दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, अभी अभी इन द सेंस 2022 में इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। आपको पता है कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस लगाती हैं। भाई हमारा सामान आपके यहाँ जाएगा तो आप उसके ऊपर टैक्स लगाओगे, आपका सामान हमारे यहाँ पे आएगा तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। लेकिन जब कंट्रीज को अपने रिलेशन बढ़ाने होते हैं, ट्रेड रिलेशंस को सुधारना होता है, तो वो इन टैरिफ्स को, इन टैक्सेस को कम करने का या अबॉलिश करने का प्रयास करती हैं। तो ये हमने करने का प्रयास किया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, जो हमने बांग्लादेश के साथ 2022 में साइन किया था। अच्छा, ये बांग्लादेश के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो इंटरनेशनल टर्म्स हैं उसके हिसाब से बांग्लादेश अभी तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, लेकिन 2026 में उसके पास है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस छिनने वाला है। अच्छा, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस क्या अच्छी बात होती है? बिल्कुल, मतलब सुनने में आत्मसम्मान के लिए भले ही खराब हो, लेकिन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी है। इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि भाई जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अगर कोई भी सामान एक्सपोर्ट करती हैं तो इंपोर्टिंग कंट्रीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं लगा सकती हैं, कोटा नहीं लगा सकती हैं कि भैया इतना ही सामान आएगा आपके यहाँ से, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब लीस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस हट जाएगा तो ऐसा हो सकता है। इसी मायने में हमने जब ये सेपा साइन कर लिया है ऑलरेडी 2022 में, तो अब बांग्लादेश के ऊपर एलडीसी स्टेटस हटने का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज भी है दोस्तों छोटा सा। बांग्लादेश इंडिया के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना ही चाहता है कि भैया आपस में लोग ट्रेड बढ़ाएं, लेकिन वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है चाइना के द्वारा बैक किए हुए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी को भी। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चैलेंज है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और बहुत ही प्रोमिनेंट नेबरिंग कंट्री है। अगर वो चाइना की तरफ ज्यादा झुकेगा बांग्लादेश, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा पैदा होने की संभावनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2010 में ही बांग्लादेश को $7 बिलियन की, है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप कभी भी आइए हमसे ले जाइए बहुत मिनिमल चार्जेस पर, इससे अपना डेवलपमेंट करिए, धीरे धीरे करके चुकाते रहिएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट, ये एक साथ हम उधार नहीं दे रहे हैं, हमने ये प्रोविजन बना दिया कि हाँ $7 बिलियन तक की लिमिट है, आप इसको जब चाहे जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, जितनी जरूरत पड़ती है उतना लेते जाओ, इस तरीके वाला हिसाब किताब होता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश ने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट करके अपने आपस के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी सुलझाया 2015 में। ठीक है, फिर आपका अखौरा अगरतला रेल लिंक शुरुआत की गई है जो कि बांग्लादेश और त्रिपुरा को कनेक्ट करता है, जो कि फिर आपका इंडिया को एक्सेस दे देगा चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट का। चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट आपके बांग्लादेश में, ये स्पेसिफिकली आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, चट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो ट्रेड के लिए गुड्स का मूवमेंट है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिम्स्टेक में भी जो है कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, बिम्स्टेक कंट्रीज आपस में कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें भाई जाहिर सी बात है इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, तो ये लोग आपस में मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात यहाँ से भी कर रहे हैं। एनर्जी की बात करें तो हर साल 2000 मेगावाट एनर्जी
भारत देता है किसको? बांग्लादेश को। देता है इन द सेंस बेचता है। बांग्लादेश इंपोर्ट करता है हमसे 2000 मेगावाट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम पे डिपेंडेंट है। ठीक है। 2018 में इसके अलावा रशिया, बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर के एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया था, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश में जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का काम करेगा, उसमें इन तीनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किया था और रशिया और इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करने की बात यहाँ पे करी थी। ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो वो हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 4096.7 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। इतना लंबा दूर दूर तक किसी और कंट्री से हमारा है ही नहीं बॉर्डर। ठीक है। हमारे असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। और अब भाई इतनी जब हमारी इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, तो हम लोग आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। एक है आपकी आर्मी के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज संप्रति, जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों की आर्मी मिलकर के साथ में एक तरीके से ऑपरेशन करने का प्रयास करती हैं। और नेवल एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज बोंगो सागर, इसमें दोनों देशों की नेवी एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। बात समझ में आ गई? ये तो बायलेटरल बातें हो गई। इसके अलावा हम बिम्स्टेक के जरिए, सार्क के जरिए, इंडियन ओशनरिम एसोसिएशन के जरिए भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये दोनों लोग ही मेंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा, सब अच्छा अच्छा नहीं है, कुछ टेंशन भी हैं। पहली बात तो ट्रांस बाउंड्री रिवर डिस्प्यूट, मैंने पहले आपको बताया था 54 कॉमन रिवर है, लेकिन आपकी ट्रीटी साइन हुई है खाली गंगा वाटर को लेकर के और कुशियारा वाटर को लेकर के। इन दोनों नदियों को लेकर के खाली ट्रीटी साइन हुई है, बाकी अभी तीस्ता और फेनी वगैरह पे नेगोशिएशन चल रहा है कहीं ना कहीं। इलीगल माइग्रेशन, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं इलीगली माइग्रेट करके। अब वो कुछ लोग तो जो है यहाँ पे रिफ्यूजी बन के आते हैं, कुछ पॉलिटिकल कारणों से आते हैं, कुछ आपके जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपके इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं जो काम धंधा ढूंढते हुए यहाँ पे आते हैं। ठीक है। अब इंडिया एनआरसी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम एनआरसी लेकर के आएंगे और जिनके पास कागज नहीं होगा उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के बांग्लादेश काफी कंसर्न है कि इंडिया पॉपुलेशन हमारी वापस क्यों भेज रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है, बांग्लादेश तो कभी मानेगा नहीं कि हमारे यहाँ से गए हुए लोग हैं, वो तो ये कहेगा आपके आगे खुद के लोग हैं, है ना। फिर क्योंकि इतना लंबा बॉर्डर है, बहुत प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, बहुत प्रॉपर बॉर्डर का मैनेजमेंट नहीं है, तो इसी बॉर्डर का यूज करते हुए ड्रग स्मगलिंग भी काफी ज्यादा हो जाती है। ट्रैफिकिंग, बच्चों और औरतों को जो खरीदने बेचने का काम होता है वो भी इस बॉर्डर के जरिए हो जाता है। जानवरों की भी तस्करी हो जाती है। ठीक है। फिर उसके अलावा चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ ही रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है और हमसे बिना पूछे निकल रहा है, तो इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है बीआरआई को। उसी बीआरआई का बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे लिए अभी भी आपके क्या करते हैं, परसिस्ट करते हैं इंडो बांग्ला रिलेशंस में। उसके अलावा वे फॉरवर्ड की बात करें तो जाहिर सी बात है, अभी ड्रग स्मगलिंग वगैरह जो है इसके लिए आप एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाओ, जहां पे दोनों देशों की एनफोर्समेंट एजेंसी मिल करके जो है काम करें और इसको कर्ब करने का काम करें। ठीक है। फिर आप इंटेलिजेंस शेयर करो, साथ में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाओ ताकि इनलीगल नेटवर्क को आप तोड़ सको। इसके अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो बॉर्डर एरिया है उसको मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कि भैया बॉर्डर एरिया से कोई लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। एक आप तरीके से फेंसिंग नहीं कर सकते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर तो कर ही सकते हो। ठीक है। ये सारी बातें हैं। उसके अलावा अब आपको पता है चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अपना। चाइना बहुत सारा पैसा लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में। तो अब आप चाइना को अपने चाइना के पेज पे जाके फेल नहीं कर सकते हो। चाइना कुछ किसी और तरीके में कोलैबोरेशन कर रहा है तो आप किसी और फील्ड में कोलैबोरेशन करिए काउंटर करने के लिए। आप डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करिए, जो आपके हाई इंटरनेट फैसिलिटीज है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करिए। ठीक है। ट्रेड में कोलैबोरेशन बढ़ाइए, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करिए। इन सब चीजों पे बांग्लादेश को अपने पर डिपेंडेंट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली रशिया चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ये आपका दोस्तों बांग्लादेश का मैप है। ये गंगा का माउथ है जहाँ पे ये आपकी डेल्टा बना करके निकलती है। ये आपकी गंगा आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, दोनों मिल करके यहाँ से पद्मा बन के आगे जाती हैं। ठीक है। ढाका ये रही कैपिटल आपकी। बात समझ में आ गई? ये रहा आपका चित्तगोंग पोर्ट, ये रहा आपका मोंगला पोर्ट। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, अगली न्यूज आपकी क्या है? द हिंदू में आर्टिकल आया था, एलिफेंट्स इन केरला सीक्स टू एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एलिफेंट से क्या होता है। एलिफेंट से आपका एक तरीके से एक फेंस है जो कि केरला में लगाया जा रहा है, जो वहाँ पे मैन और एक तरीके से एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए या फिर उसको सप्रेस करने के लिए। ठीक है। इतनी बात आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी है और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब यहाँ पे आपको देखना है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। अब ये होता क्या है बेसिकली, क्यों इतना बड़ा मुद्दा है ये, क्यों इसके ऊपर इतनी बातें होती हैं। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट रिफर्स टू सिचुएशन वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन come into conflict with wild animals leading to negative outcomes for both human and animals।
अब आपको पता है कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो जानवरों की टेरिटरी में एंक्रोच करते जा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अपना रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप जानवरों के एरिया में जाओगे तो कई बार आपको जानवरों से जो है कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, है ना, एक तरीके से आपके रास्ते में भी आ जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है इससे। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कोर्ट कचहरी में बात चली जाती है जानवरों की और इंसानों की। इनका कॉन्फ्लिक्ट अलग तरीके का होता है, जैसे इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, अगर कोई जानवर आपका आया, ठीक है, बड़ा जानवर आया, वो आके आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर गया, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई बिल्डिंग खड़ी करी, कोई आया बहुत बड़ा सा जानवर, बिल्कुल उसमें धक्का मार मार के उसने आपकी दीवार गिरा दी पूरी, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, इससे आपका इकोनॉमिक लॉस होता है। सबसे पहला थ्रेट तो लेकिन ह्यूमन लाइफ को ही है, कोई अगर वाइल्ड एनिमल आ गया तो ह्यूमन है कोई, भाई सुपर ह्यूमन तो है नहीं, कैसे लड़ेगा, है ना, को एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है, यहाँ पे तो दिक्कत हो सकती है ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी। उसके अलावा इकोलॉजिकल डैमेज, आपका जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, प्रेडेटर्स को मार देते हैं, जो जानवर उनके लिए खतरा बनता है उसको वो मार देते हैं, जब उसको मार देते हैं तो जो बाकी के जानवर उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, या वो जिन जानवरों को मार के खाता था उन जानवरों की पॉपुलेशन अब बढ़ जाएगी, हो सकता है उनकी भाई पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हमारे जंगल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए, इकोलॉजी के लिए खराब हो, है ना। तो अभी तक उनको कोई प्रेडेटर मार के खा रहा था तो अभी उनकी आबादी बढ़ नहीं पा रही थी, बट अब ऐसा हो सकता है, तो इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। उसके अलावा कंजर्वेशन चैलेंज, अब जाहिर सी बात है कंजर्वेशन चैलेंज तो आएगा ही आएगा। आप एनिमल्स के एरिया में जा करके जब बिजनेस करोगे, ट्रेड करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भैया जिन जानवरों को कंजर्व करने की बात हो रही है उन्हीं जानवरों को मारने का काम करोगे, फिर आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, लोगों के ऊपर, भाई जिनके ऊपर एक बार अटैक हो गया या जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, वो हमेशा अपनी जिंदगी डर में काटेगा कि कहीं जानवर ना जाए, कहीं जानवर ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे बहुत एक बेसिक से इम्प्लीकेशंस हैं मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के। अब क्या हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए? बिल्कुल कर सकते हो, कुछ किया भी है। तो कर क्या कह सकते हैं, पहली बात तो हैबिटेट मैनेजमेंट करिए। पहली बात, आप जो वाइल्ड लाइफ के लिए उस एरिया को एकदम डिनोट कर दीजिए कि भैया ये वाइल्ड लाइफ का एरिया है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी आपको तीन पाँच नहीं करना है, ठीक है। तो आप हैबिटेट मैनेजमेंट करिए जानवरों का। उसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन के मेजर लीजिए आप, भाई जाहिर सी बात है बड़े बड़े फेंसिंग लगाइए, ठीक है, स्केयर करने वाले डिवाइसेस लगाइए, है ना, कोई ऐसे अलार्म सिस्टम लगाइए कि कोई जानवर आसपास आए तो अलार्म से बजने लगे तो जानवर डर के भाग जाए वहां से, है ना, इस तरीके के आप काम कर सकते हो वहां पे, जिससे आपके किसानों का इकोनॉमिक लॉस कम हो जाए। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम की, जैसे कोई जानवर आपकी तरफ आ रहा है, आबादी की तरफ आ रहा है, तो कुछ कैमरा हो, कुछ अनाउंसमेंट हो, कुछ हो ऐसा कि एक पहले से पता चल जाए कि हाँ ये जानवर आने वाला, ताकि एकदम से अटैक होकर के जो एक नुकसान हो सकता है पोटेंशियल, वो ना होने पाए। उसके उसे अब ये सब करने के लिए आपको कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ेगा। बिना कम्युनिटी को एंगेज किए, एजुकेट किए आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो भैया पहली रिक्वायरमेंट तो यही कि आप कम्युनिटी को एंगेज करिए, उनको एजुकेट करिए, उनको बताइए कि भैया ये जो क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के एक तरीके से मुद्दे हैं, इसको आप कैसे सुलझा सकते हो, ठीक है। उसी के लिए मैकेनिज्म बताइए। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ किया है आज तक? बिल्कुल किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है जिसके तहत आपके नेशनल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया है 2002 का। उसके अलावा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए भाई, ये छोटी सी न्यूज थी आपकी, मेंस के लिए बहुत जरूरी थी, आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने कल, आपका 21 जून को योगा डे था, तो इंटरनेशनल योगा डे में श्रीनगर में बैठ करके उन्होंने योगा अभ्यास किया है। अब योगा डे क्या होता है, क्यों होता है, क्या थीम है, क्या नहीं है, कब से मना रहे हैं, ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था, बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया था। आज हमें क्या देखना है, श्रीनगर के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं, कश्मीर के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। पहली बात तो कश्मीर का मैप देखिए नया वाला, ठीक है, पहले पूरा कश्मीर हुआ करता था, भारत का मुकुट। अब उस मुकुट के दो हिस्से हैं, एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा है। छोटा हिस्सा आपका कश्मीर का है, बड़ा हिस्सा आपका लद्दाख का है, ठीक है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है आपका लद्दाख। अब यहाँ पे दो कैपिटल भी है, श्रीनगर और जम्मू। ये आपका एरिया बॉर्डर किससे शेयर करता है आपका जम्मू कश्मीर? सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हिमाचल और लद्दाख से, इन्हीं तीन स्टेट से करता है। बाकी आपका पाकिस्तान से तो करता ही करता है, ठीक है, और अफगानिस्तान से नहीं करता है, अफगानिस्तान से लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये पूरा जो है पीओके वाला एरिया, ये लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हो गया बात, यहाँ के गवर्नर कौन है? फिलहाल यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अभी तक चुनाव हुए नहीं है, बट आज के ही अखबार में था कि सरकार जल्द ही, इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पे इलेक्शन कराने के फेवर में है, और मामला एक तरीके से काफी आगे बढ़ रहा है। मनोज सिन्हा साहब यहाँ के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं फिलहाल, जो पूरे जम्मू कश्मीर का प्रशासन चला रहे हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। विधानसभा में जो नया डिलिमिटेशन हुआ है सॉरी,
डिलिमिटेशन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिवाइज किया गया है बेसिकली। ठीक है, तो 114 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, जिसमें से 24 आपकी आपकी डिजिग्नेट की गई है पीओके वाले एरिया को। ये जो आपका एरिया पीओके में जो कश्मीर पड़ता है आपका, है ना, उसको 24 डिजिग्नेट करिए कि कल परसों तक जब हमारे पास वापस आ जाएगा तो ये 24 एमपी जो है या एमएलए सॉरी, वो उस जगह से चुन करके आएंगे जो अभी पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड है एक तरीके से। बात समझ में आई? बाकी बचे हुए 90 इंडिया वाले कश्मीर में यानी कि ओरिजिनल कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब उस 90 में से 43 सीटें आपकी दी गई हैं जम्मू डिवीजन को और 47 सीटें दी गई हैं कश्मीर डिवीजन को। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर दो अलग अलग डिवीजन है, तो जम्मू को 90 में से 43 सीटें, कश्मीर को 90 में से 47 सीटें। ये बात आपको ध्यान रखनी है इतनी सी, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल पार्क रामसर साइट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लीजिए, टाइगर रिजर्व यहाँ पे एक भी है नहीं। तो सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दचिंगम, किश्तवाड़, काजीनाग, ये आपके 4 क्या है नेशनल पार्क हैं। रामसर साइट की बात करें तो हुकेरसर, हाईगम, शालबुग, फिर आपका सुरिनसर, मनसर, बूलर लेक, ये सब वेटलैंड्स है यहाँ की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गुलमर्ग, हीरापुरा, फिर आपका हुकेरसर या फिर हुकेरा, नंदनी, ओवेरा, अरू, राजपरियन, रामनगर, सुरिनसर, मनसर, त्राल और त्रिकूट, ये सब यहाँ की क्या है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगली न्यूज आपकी क्या है, आईसीसी अनवील्स अरेस्ट वारंट फॉर टॉप साहिल जिहादिस्ट लीडर। तो भैया आईसीसी ने आपका यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक आपके साहिल के जिहादी लीडर के खिलाफ वारंट इशू किया है। अब यहाँ पे दो बातें आपको देखनी है, एक तो साहिल रीजन कौन सा है, दूसरा आपका आईसीसी के बारे में। तो ये जो आपका सहारा वाला एरिया है ना, इसके जस्ट नीचे आपका पड़ता है साहिल रीजन, जिसमें ये सारे देश आते हैं, मॉरिटियाना, है ना, माली, नाइजर, शड, सूडान, एरिट्रिया का थोड़ा सा पार्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सेनेगल का थोड़ा सा पार्ट, फिर यहाँ पे आपका माली तो हो ही गया है, फिर आपका नाइजीरिया का थोड़ा सा पार्ट, ये सब आपके कहाँ पे आते हैं, साहिल रीजन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माली में ही एक शहर है बेसिकली जिसका नाम है तिम्बुक्तू, है ना, तिम्बुक्तू, वहां पे ये सब काम वाम हो रहा है। वहां का एक लीडर्स को ये करने की बात की गई है, वारंट इशू करके अरेस्ट करने की। अब आईसीसी के बारे में आप देखिए, ये परमानेंट जुडिशियल बॉडी है जिसको कि रोम स्टैट्यूट के द्वारा बनाया गया था। रोम स्टैट्यूट आपका कब पास हुआ है, 1998 में रोम स्टैट्यूट पास हुआ है, और उसी रोम स्टैट्यूट के बेसिस पे जो है क्या किया गया है, इस आईसीसी को बनाया गया है। इसका मकसद क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना और इंडिविजुअल्स को ट्राई करना जो कि एक्यूज है जीनोसाइड के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम करने के लिए या फिर कोई एग्रेशन करने के लिए। मतलब बेसिकली जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर को बिगाड़ने वाले जितने काम होते हैं उनमें से कोई भी अगर इंसान करता है तो उसको आईसीसी के तहत जो है मामला जा सकता है आईसीसी के पास। यहां तक बात समझ में आ गई? रोम स्टैट्यूट जो है फाउंडिंग ट्रीटी है, 1998 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और कोर्ट ने काम करना कब शुरू किया, 2003 में किया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कब से शुरू किया कोर्ट ने काम करना का काम करना 2003 से शुरू किया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में भी दोस्तों कहाँ पे, हेग में है। कहाँ पे, हेग में। 123 देश इसके पार्टी हैं रोम स्टैट्यूट के, बट इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। फंडिंग की बात करें तो भैया कोर्ट के पास पैसा आता है पार्टीज के द्वारा जो इसके मेंबर है एक तरीके से, ठीक है। बाकी जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से, इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेशन से, बाकी किसी भी आपके जो है एंटिटी से, वो सब किसमें आता है, वो सब आपका फंडिंग में आता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो 18 जज होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंट्री से आते हैं, इलेक्टेड टू नॉन रिन्यूएबल 9 ईयर टर्म्स। और ये फिर जज जो होते हैं 18 जज, इनको 9 साल के लिए जज नियुक्त कर दिया जाता है, और 9 साल के बाद ये दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें, कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस, द प्रेसिडेंट एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट, इन्हीं जजेस में से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर 3 जूनियर डिवीजन है, एक कौन कौन से, प्री ट्रायल डिवीजन, ट्रायल डिवीजन और अपील्स डिवीजन, ठीक है। ये तीन आपके क्या हैं, ये तीन आपके एक तरीके से जुडिशियल डिविजन्स हैं जिनके पास सारे मुद्दे जाते हैं अलग अलग, सीधे जजेस के पास नहीं जाते हैं। मतलब जजेस जो हैं इन्हीं तीन आपके डिवीजन में डिवाइडेड हैं। कुछ जज आपके ट्रायल डिवीजन में बैठते हैं, कुछ जज आपके जो है एक तरीके से अपील डिवीजन में बैठते हैं। तो इस तरीके से मुद्दे जाते हैं उनके पास, ठीक है। चलिए, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, ओटीपी इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग रेफरल्स एंड एनी सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम्स विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब भैया अगर कोर्ट के जुरिसडिक्शन में कोई भी क्राइम हुआ है ना, कोई भी क्राइम हुआ है तो उसके ऊपर जो भी इंक्वायरी वगैरह है, जो भी डेटा कलेक्शन का काम वगैरह है, वो किसके पास होता है, वो ओटीपी के पास होता है, प्रोसिक्यूटर के पास काम होता है। भैया जज के पास कहाँ से सबूत आएगा? भाई कोई होना चाहिए ना जो जिसको सारी बातें बताए कि भैया देखिए ये क्राइम हुआ है, इसमें ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये सब काम आपका ओटीपी का होता है। फिर एक रजिस्ट्री वगैरह होती है, कोई बहुत खास बात इसमें नहीं है आपकी। जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें आईसीसी के, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
जो कि आपका डिस्प्यूट हियर करता है दो स्टेट्स के बीच में, यानी कि दो अलग अलग देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स के बीच में कोई आपका मुद्दा फंसा हुआ है तो उसको आईसीसी डील करता है। कौन? आईसीसी। ठीक है। द आईसीसी इज ओनली कॉम्पिटेंट टू हियर अ केस इफ, लेकिन आईसीसी के पास केस सुनने का अधिकार सिर्फ तभी है जब वो कंट्री जहां पे वो ऑफेंस हुआ है वो रोम स्टैट्यूट का पार्ट है। फिलहाल जैसे माली के एक लीडर के खिलाफ जो है इशू किया गया है अरेस्ट वारंट, है ना, तो माली ने साइन किया होगा रोम स्टैट्यूट, इसी वजह से माली में अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस पर सुनवाई आपका आईसीसी कर पा रहा है। अब या तो भैया क्राइम जहां पे हो रहा है वो कंट्री पार्ट हो, या फिर क्राइम करने वाला जिस कंट्री में रह रहा हो, ठीक है, वो कंट्री रोम स्टैट्यूट की सिग्नेटरी हो, तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए। द आईसीसी में ओनली एक्सरसाइज इट्स जुरिसडिक्शन इफ द नेशनल कोर्ट इज अनेबल और अनविलिंग टू डू सो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपका 2002 में 1 जुलाई को जो है आपका जो स्टैच्यू आया है, द आईसीसी ओनली हैज जुरिसडिक्शन ओवर न्यू ऑफेंसेस कमिटेड आफ्टर द स्टैट्यूट एंट्री। वही बात है, रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे भी नहीं है। जब ये स्टैट्यूट एंटर हो गया है 1 जुलाई 2002 को, उसके बाद के जो मुद्दे हैं वो उससे ये डील करता है। ठीक है, यूएन से कैसा रिलेशन है? अच्छा रिलेशन है, बिल्कुल बढ़िया है, सब रोज सुबह चाय पानी चलता है इन लोगों का। तो भैया यूएन का मेंबर नहीं है ये आपका आईसीसी, लेकिन अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो आईसीसी के जुरिसडिक्शन से बाहर है, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पावर दे दी, है ना, कि आप जाइए इन्वेस्टिगेट करिए इसके ऊपर, आप जो है अपना कार्रवाई करिए, तो वो मुद्दा फिर आईसीसी देख सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ेस हैं आपकी वनडे एग्जाम को लेकर के। रशिया फायर्स डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जेल्ड फॉर करप्शन। आपको अगर याद हो, जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके में 1-2 साल पहले ऐसा जो आपका वहां पे हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, शायद किसी मंत्री को हटाया गया था, तो किस चार्ज पे हटाया गया था, क्यों हटाया गया था, वो सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं और जिसमें नहीं आते उसमें आ सकते हैं, तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। रशिया के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि ऊपर जेल में, मतलब उनके ऊपर बेसिकली करप्शन का चार्ज था, तो करप्शन के चार्ज के चलते उनको हटाया गया है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर नामीबिया के कोर्ट ने एक लॉ को हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है, जो कि सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज कर रहा था। यानी कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है नामीबियन कोर्ट का, जिसने ऐसे पुराने लॉज को हटाया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आर्मेनिया बिकम्स द लार्जेस्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, लार्जेस्ट नहीं, लेटेस्ट। ठीक है, अभी रिसेंटली आर्मेनिया ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ अलग कंट्री। इतनी बात आपने ध्यान कर लिया। अब मैप देख लीजिए आप एक बार, ये आपका नामीबिया का मैप है, कहाँ पे? एकदम सदर्न अफ्रीका में। एक तरफ क्या है, इधर नीचे साउथ अफ्रीका है, ये आपका बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है, अंगोला है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, कैपिटल क्या है? विंडहोक है कैपिटल नामीबिया की। ये सारी बातें ध्यान हो गई। प्रेसिडेंट कौन है आपके? नंगोलो मम्बूबा, है ना, मम्बूबा। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कौन है? सारा कुगोंग वाल्या, कोंगिंग एल्वा, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लिखते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं एकदम। ठीक है, कुगोंग एल्वा, सारा कुगोंग एल्वा, आप इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे, सारा कुगोंग एल्वा। ये यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद अगर हम देखें आर्मेनिया के बारे में, क्योंकि आर्मेनिया ने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीन को, ये आर्मेनिया आपकी कंट्री है। यहाँ के आपके कैपिटल है येरेवान। आपके प्रेसिडेंट कौन है? वाग कचाटुर्रेन। ठीक है, कचाटुर्रेन यहाँ के प्रेसिडेंट है, और निकोल पशनियन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वनडे एग्जाम के लिए सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सब बातें। इतना हो गया। फिर सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे, इनको कन्वीनर अपॉइंट किया गया जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल का। अभी मंत्रियों का पैनल बनाया गया है जहाँ पे जीएसटी रेट को रैशनलाइज किया जाएगा। उसका जो है एक तरीके से कन्वीनर किसको बनाया गया? सम्राट चौधरी को बनाया गया है। बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये बात, और भी किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जीएसटी से जुड़ी हुई बात है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले 6-8 महीने में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ये आज का आपकी लास्ट न्यूज़ थी। अब ये आपके आज के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। पहला आपका रेन फॉरेस्ट के बारे में, फिर आपका कुशियारा रिवर के बारे में, फिर साहिल रीजन के बारे में, फिर आपका जम्मू कश्मीर के बारे में, और फिर आपका एक अफ्रीकन कंट्री सेम सेक्स वाली बात पे, सेम सेक्स मैरिज वाली बात पे। तो ये आज की आपकी क्लास थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे आप लोगों से कल के वीडियो में ऐसे शानदार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।